हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले इस चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग तीनों वीडियो को जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उदारवादियों की क्रांति। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम में छपने वाला टॉपिक है। जहाँ पर भी एनसीईआरटी बुक चलता है दोस्तों, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उदारवादियों की क्रांति 1848 से आप क्या समझते हैं, या फिर उदारवादियों की क्रांति 1848 का वर्णन करें। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, इस क्रांति को समझने से पहले हम एक वर्ड को समझते हैं, वो है उदारवादी। उदारवादी कहते किसको है? तो वैसे लोग जो देश का भला चाहते हैं, वैसे लोग जो समाज का भला चाहते हैं, या फिर वैसे लोग जो दूसरे व्यक्तियों का भला चाहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये उदारवादी की क्रांति 1848 कहाँ पर होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। तो आइए हम लोग इस क्रांति को हम लोग पढ़ते हैं एक एक लाइन करके। देखिए, इस क्रांति की शुरुआत होती है सन 1848 से। 1848 एक ऐसा वर्ष रहता है दोस्तों जिसमें पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए। पेरिस के लोग कहाँ पर आ गए? सड़कों पर आ गए, क्योंकि पेरिस में खाने पीने की कमी हो गई थी। पेरिस में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया था। यानी कि 1848 एक ऐसा वर्ष था जिसमें पेरिस के लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि पेरिस में खाने पीने का कमी हो गई थी। पेरिस में लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, सारा लोग बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, और इन सभी दिक्कतों को देखते हुए पेरिस के जनताओं ने जगह जगह पर बैरियर लगा दिया। यानी कि इतना सारा दिक्कत हुआ कि पेरिस के लोग जगह जगह पर बैरियर लगा दिया, रुकावट पैदा कर दिया। और उस समय का जो राजा था, लुई फिलिप नामक राजा को भागने पर मजबूर कर दिया पेरिस के जनता ने। लुई फिलिप नामक राजा को क्या कर दिया? भागने से मजबूर कर दिया। इसके बाद फ्रांस का जो राष्ट्रीय सभा था, उन्होंने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया दोस्तों। यानी कि गणतंत्र का मतलब है कि आम लोगों की सरकार चलेगी। ठीक है, और गणतंत्र घोषित करने के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों का अधिकार दिया गया। 21 वर्ष से ऊपर सभी युवा पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों। यानी कि केवल पुरुषों को, यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि क्या दिया गया? 21 वर्ष से ऊपर सभी युवा पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया था। ठीक है, साथ ही साथ और कौन सा दिया गया? काम की गारंटी दी गई। नए नए कारखानों की स्थापना किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी वहाँ पर फैल गया था ना, इसीलिए नए नए कारखानों की क्या किया गया? स्थापना किया गया। और इसी घटना को इतिहास में बोला जाता है दोस्तों, उदारवादियों की क्रांति 1848। ठीक है, तो 1848 में जो उदारवादियों की क्रांति हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि पेरिस के लोग सड़क पर आ गए थे, क्योंकि पेरिस में खाने पीने का कमी हो गया था, लोग बेरोजगार हो गए थे। इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण लोग सड़क पर जगह जगह पर बैरियर लगा दिए, रुकावट पैदा कर दिए, और लुई फिलिप नामक राजा को क्या कर दिए? भागने पर मजबूर कर दिए। और इसके बाद फ्रांस का जो राष्ट्रीय सभा था, उन्होंने फ्रांस को क्या घोषित कर दिया? गणतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि यहाँ पर अब आम लोगों की सरकार चलेगी। साथ ही साथ कई सारे अधिकार भी दिए गए लोगों को। 21 वर्ष से ऊपर सभी युवा पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। युवा पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। ठीक है, लोगों को काम की गारंटी दिया गया। नए नए कारखानों की स्थापना किया गया, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नया नया कारखाना लगेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? उदारवादियों की क्रांति 1848। और जब ये घटना हुआ दोस्तों, उदारवादियों की क्रांति 1848 फ्रांस में, तो इसके आस पड़ोस का जितना भी देश था ना, उन लोगों में भी एक सपना देखने लगा कि हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदारवादियों की इस क्रांति को देखते हुए यूरोप के अन्य भागों में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग उठ गया। यानी कि उन लोग भी चाहने लगा कि जब फ्रांस हो सकता है इस प्रकार से, फ्रांस में क्रांति हो सकता है, तो हम लोग का देश में क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? उदारवादियों। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैंकफर्ट संसद। ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या था? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आप क्या जानते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद का आप वर्णन करें। तो देखिए, बात है 1848 का। 1848 में जर्मनी के लोग आज़ादी और लोकतंत्र की मांग को लेकर के आंदोलन करने लगे। ठीक है, यानी कि 1848 में जर्मनी के लोग आज़ादी को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे जर्मनी फैल गया। और इसी दौरान फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली यानी कि फ्रैंकफर्ट संसद बनाई जाती है। यानी इसी आंदोलन के दौरान जर्मनी का एक शहर, फ्रैंकफर्ट शहर में एक नेशनल असेंबली बनाया जाता है, जिसका क्या नाम रहता है? फ्रैंकफर्ट संसद बनाया जाता है। और ये फ्रैंकफर्ट संसद किसके द्वारा बनाया जाता है? आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया जाता है। और इस फ्रैंकफर्ट संसद का मेन उद्देश्य रहता है जर्मनी को एकजुट करना, यानी पूरे जर्मनी को एक साथ करना है, सबको जोड़ना है।
इस जर्मनी को मजबूत करना है और साथ ही साथ जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित करना है। यानी इस फ्रैंकफर्ट संसद का मेन उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों? जर्मनी को एकजुट करना है, मजबूत करना है और क्या करना है? जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। और इस पूरे फ्रैंकफर्ट संसद में 831 व्यक्तियों को चुना गया था। पूरे जर्मनी के अलग अलग क्षेत्रों से कितना व्यक्ति? 831 व्यक्तियों को चुना गया था। इसके बाद इस फ्रैंकफर्ट संसद ने एक संविधान तैयार करता है दोस्तों। इस फ्रैंकफर्ट संसद ने क्या किया? एक संविधान को तैयार किया। और इस फ्रैंकफर्ट संसद का डिसीजन रहता है कि पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी संभालने के लिए दिया जाए। यानी कि इस फ्रैंकफर्ट संसद का डिसीजन रहता है कि पर्सा का जो राजा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसको जर्मनी संभालने के लिए दिया जाए, इसको जर्मनी का राजा बनाया जाए। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इस ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो राजा नहीं चाहता था कि जनता द्वारा दिया गया ऑफर पर हम काम करें। ठीक है, यानी कि वो जनता द्वारा दी गई सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, यानी कि जनता द्वारा दी गई पावर पर वो काम नहीं करना चाहता था वो राजा, पर्सा का राजा। और बाद में वही राजा, जो पर्सा का राजा जिसको राजा बनाया जाना था जर्मनी का, उसने सेना के साथ मिल करके आंदोलनकारियों को दमन कर दिया। यानी कि वही राजा जिसको फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा बोला गया था कि आप जर्मनी का राजा बन जाइए, और उन्होंने क्या किया? बोला कि हम जर्मनी का राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जनता द्वारा दी गई पावर पर हम काम करना नहीं चाहते। वही राजा ने सेना के साथ मिल करके आंदोलनकारियों का दमन कर दिया, यानी कि आंदोलनकारियों पर अत्याचार कर दिया, आंदोलनकारियों को दबा दिया गया। ठीक, और इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट संसद क्या हो गया? असफल हो गया। इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट संसद क्या हो गया? असफल हो गया, क्योंकि फ्रैंकफर्ट संसद का काम था कि जर्मनी को एकजुट करना था और जर्मनी को मजबूत करना था। जर्मनी में लोकतांत्रिक देश, जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाना था, जो हो नहीं पाया, क्योंकि राजा और सेना ने मिलकर के सभी आंदोलनकारियों को क्या कर दिया? दमन कर दिया, दबा दिया। और इस प्रकार से जर्मनी एकजुट नहीं हो पाया, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाया, जर्मनी में लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया। ठीक है, अगर राजा सपोर्ट कर देता तो शायद जर्मनी एक मजबूत देश बन जाता, एक लोकतांत्रिक देश बन जाता, एक अच्छा देश बन जाता। इसी को कहते हैं दोस्तों फ्रैंकफर्ट संसद। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, यानी कि यूनान की आज़ादी। आइए जानते हैं इस पूरे कहानी को कि यूनान आज़ाद कैसे होता है। देखिए, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध एक ऐसी युद्ध थी जिसके चलते पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई। यानी कि यूनानी स्वतंत्रता की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसके कारण पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई, यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा लड़ाई था कारण पूरे यूरोप के शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। तो वो लड़ाई होगा दोस्तों, वो सही होगा यूनान की स्वतंत्रता युद्ध। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि 15वीं सदी में यूनान किसका हिस्सा था? ओटोमन साम्राज्य का। और ओटोमन साम्राज्य में किसका शासन चलता था? मुसलमान राजाओं का शासन चलता था। तो वही बोल रहा है कि 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य में मुसलमान शासकों का राज चलता था। लेकिन यूनान के क्रांतिकारी लोग यूनान को ओटोमन साम्राज्य से अलग करने की मांग कर रहे थे। यानी कि यूनान के क्रांतिकारी लोग नहीं चाहते थे कि यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना रहे, जिसके कारण से ठीक ना 1821 में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से 1821 में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस संघर्ष में यूनान के सभी लोग शामिल होते हैं, और इस लड़ाई में यूनान के सभी लोग क्या करते हैं? बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यहाँ तक कि यूनान के कलाकार और कवियों ने भी ठीक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक कवि जिसका जिक्र कर रहे वो था, एक कवि का नाम था यूनान का, उसका नाम था कवि लॉर्ड बायरन। इन्होंने धन जमा किया, पैसा जमा किया और बाद में इस लड़ाई में लड़ने भी गया, परंतु 1824 में उसको बुखार पड़ जाता है उस कवि को, और जिसके कारण से उस कवि का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, लेकिन फाइनली 1832 में यूनान को आज़ादी दे दिया जाता है कस्तुनतुनिया की संधि में। इस संधि में, कस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को क्या मिल जाता है? आज़ादी मिल जाता है। इस प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो जाता है और यूनान को 1832 में किस संधि में? कस्तुनतुनिया की संधि में आज़ादी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात क्या था कि 15वीं सदी में यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहता है और ओटोमन साम्राज्य पर किसका शासन चलता है? मुसलमान राजाओं का। और यूनान के क्रांतिकारियों के द्वारा ये बोला गया कि ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा यूनान नहीं रहेगा, यूनान को ओटोमन साम्राज्य से क्या किया जाए? अलग किया जाए। इसी को लेकर के सन 1821 में क्या स्टार्ट हो जाता है? संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस संघर्ष, इस लड़ाई में
सभी क्रांतिकारियों के साथ साथ बहुत लोगों ने भी क्या किया, भाग लिया। यूनान के बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, क्रांतिकारियों के साथ साथ बहुत लोगों ने भी भाग लिया, ठीक है। और यहाँ तक कि यूनान के कलाकार और कवियों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। एक कवि जिसका जिक्र हो रहा है, लॉर्ड बायरन, इन्होंने धन जमा किया, पैसा जमा किया और बाद में लड़ने भी गया इस लड़ाई में, लेकिन 1824 में उसको क्या पड़ गया, बुखार लग गया, ठीक है, जिसके कारण से उस कवि का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक। और फाइनली 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि में यूनान को क्या मिल जाता है, आज़ादी मिल जाता है। यूनान को क्या मिल जाता है, आज़ादी। इस प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता युद्ध की कहानी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा ऑफलाइन बैच चलता है क्लासेस बाय दीपक सर के नाम पर, नियर बैंक ऑफ इंडिया, बाबूडी, धनबाद, झारखंड, ठीक है। और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच क्लास 9 से लेकर के 12 तक चलता है और सभी बैच में परफेक्ट नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग इस एड्रेस के कोई आसपास रहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच पर आकर के देख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।